बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर नंबर 13। चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो चैप्टर का नेम है एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स काजिंग चेंज इन हैबिटेट। हैबिटेट की हमने पहले बात की थी। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्लेस है जहाँ पे वो रहता है, जो उसका घर है, वो क्या कहलाएगा? उसका हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमने देखना ये है कि डिफरेंट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस हैबिटेट को चेंज करते हैं, इसके अंदर तब्दीली लाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं इसको भी हमने डिफाइन कर लिया था। एबायोटिक फैक्टर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्वायरमेंट में मौजूद, वो क्या कहलाती हैं? एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। कौन से थे वो? उसमें हमारे पास आ जाता है लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, रेन, डिफरेंट ये हमारे पास हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने देखना ये है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये किस तरह से हैबिटेट को चेंज करते हैं, उसके अंदर किस तरह से तब्दीली लाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है वो है सन लाइट, सूरज की रोशनी। सनलाइट की जब हम बात करते हैं तो बेसिक सोर्स है एनर्जी का, सारे प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। यानी एक नेचुरल सोर्स है, कुदरती ज़रिया है रोशनी का। जब अगर सनलाइट नहीं होती, जैसे हम बात करते हैं रात के टाइम, तो बहुत अंधेरा हो जाता है क्योंकि नेचुरल सोर्स नहीं होता कोई लाइट का। तो सनलाइट ही बेसिक वो सोर्स है एनर्जी का या लाइट का, सारे प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए। प्लांट्स इसे किस लिए यूज़ करते हैं सनलाइट को? सबको पता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और उस फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुई, प्लांट्स क्या करेंगे? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इस सनलाइट को यूज़ करते हुए, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए। तो जो खुराक को तैयार करेंगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, फिर बाकी जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उस खुराक के लिए। प्लांट्स को चाहिए सनलाइट अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एनिमल्स को क्यों चाहिए? एनिमल्स उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके लिए उन्हें भी लाइट सोर्स चाहिए और वो लाइट सोर्स क्या है? सन लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम बात करेंगे इसकी कि जो सन लाइट है अगर ये एक फैक्टर के तौर पर काम करे तो किस तरह से हैबिटेट को चेंज कर सकता है। तो हम लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं। जो रोशनी की शिद्दत है वो अफेक्ट करती है नंबर ऑफ प्लांट्स को। प्लांट्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। किसी को बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, कोई कम टेम्परेचर पे ग्रो करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पे, दरमियाने टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या करती है? अफेक्ट करती है नंबर ऑफ प्लांट्स को, ठीक है। अगर ये डिस्टर्ब हो तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, ठीक है। तो अगर प्लांट्स की जो अमाउंट है, जो इनकी तादाद है, अगर वो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो गए हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो एनिमल्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी कम होंगे, डिक्रीज़ होंगे। किस तरह से कम हो जाएंगे? क्योंकि उनकी जो खुराक का सोर्स था, जो ज़रिया था, यानी प्लांट्स, अगर प्लांट्स कम हैं तो जब खुराक नहीं मिलेगी एनिमल्स को तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से एनिमल्स का नंबर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो इस तरह से सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हैबिटेट को चेंज करने के लिए, इसका एक बहुत अहम रोल है, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारे पास फैक्टर था सनलाइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा हमारे पास जो है फैक्टर वो है टेम्परेचर। दर्जा हरारत की हम बात करते हैं। टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है हैबिटेट को? टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर राइज या फॉल हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से या कम हो जाए, बहुत कम हो, 0 डिग्री हो, तो भी प्लांट्स या एनिमल्स वहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। और अगर 50 से बाद चला जाए तो वो भी डेंजरस है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो इस तरह से कोई भी राइज या फॉल हो टेम्परेचर में तो वो क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है हैबिटेट को, वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स को और एनिमल्स को। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है वार्म वाटर की, ठीक है। वार्म वाटर जो गर्म पानी होता है, वार्म वाटर होगा तो उसके अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम मिकदार में होती है। जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल मिकदार में जो जितनी मौजूद होती है उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वार्म वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन मिकदार कम हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी है तो वहाँ पे रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनके लिए ये डेंजरस है, उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी, प्लांट्स को भी वहाँ पे रहने के लिए जो प्लांट्स मौजूद हैं उन्हें भी
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चाहिए और जो एनिमल्स मौजूद हैं उन्हें भी चाहिए, ठीक है। तो जब ये वार्म वाटर में ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ पे मौजूद प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर का जो चेंज आता है इसके अंदर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसका भी इफेक्ट होता है, ये भी हैबिटेट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फैक्टर वो है वाटर, पानी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। सबको पता है जिंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी अगर नहीं होगा तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। पौधे मुरझा जाते हैं अगर पानी नहीं मिलता, उनकी डेथ हो जाती है। एनिमल्स की बात करते हैं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ के लिए, ये बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। अगर पानी मौजूद नहीं होगा तो प्लांट्स या एनिमल जिस जोन में भी हों वहाँ पर उनकी डेथ हो जाएगी। अगर ज़्यादा पानी मौजूद होगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक हैबिटेट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा इसका भी असर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेशन, माइग्रेट करना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, हिजरत कर जाना, ठीक है। तो माइग्रेशन किस तरह से हैबिटेट को अफेक्ट करता है? अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि काज अ चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का, आबादी, किसी भी एक एरिया की जितनी आबादी है उसके साइज़ में तब्दीली लाता है। किस तरह से तब्दीली लाता है कि अगर कुछ किसी और स्पीशी के कुछ मेंबर्स माइग्रेट करके आके एरिया में आ जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आबादी बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ और लोग वहाँ पे आ गए हैं, तो साइज़ इसका मतलब है पॉपुलेशन का बढ़ गया, आबादी उसकी बढ़ गई है। या अगर आपकी पॉपुलेशन से कुछ लोग इस एरिया को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, पॉपुलेशन कम होगी, आबादी कम हो गई है, तो साइज़ कम हो जाएगा। तो इस तरह से माइग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है चेंज इन हैबिटेट में कि या तो ये साइज़ बढ़ जाता है पॉपुलेशन का या कम हो जाता है। अब जो पॉपुलेशन हैं इनका आबादी बढ़ती है कम क्यों होती है, क्यों स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं? तो बेटर लिविंग प्लेसेस के लिए, ठीक है। यानी सर्वाइवल के चांसेस जहाँ पे ज़्यादा हों, जहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हों तो लोग वहाँ उस तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बेटर लिविंग प्लेसेस के लिए, अच्छे से अच्छा हैबिटेट ढूंढने के लिए। तो ये जो माइग्रेशन है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चेंजेस लाता है, ये तब्दीली लाता है ये साइज़ में, पॉपुलेशन के साइज़ में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राउट। ड्राउट हम किससे कहते हैं? ड्राउट हम कहते हैं खुश्क साली को, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक एरिया में बहुत लंबे अरसे तक कोई बारिश ना हो, जब बारिशें नहीं होंगी तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम खुश्क साली या ड्राउट कंडीशन बोलते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, तालाब हैं या जो नदी नाले हैं वो सारे सूख जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी पानी ख़त्म हो जाएगा। जब पानी नहीं है तो जितने प्लांट्स या एनिमल्स मौजूद होंगे उस एरिया में सबकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, क्रॉप्स भी वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती। क्यों ग्रो नहीं कर सकती? क्योंकि इन्हें भी पानी चाहिए, पानी अगर मिलेगा तो वो ग्रो करेंगी, अगर पानी नहीं है तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए प्लांट्स एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, मज़ीद क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी फिर खुराक भी मुहैया नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फ्लड, सैलाब आना। अब ये क्यों आते हैं फ्लड? इसलिए आएगा कि अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हों, बहुत ज़्यादा बारिशें और मुश्किल होती रही, तो उसकी वजह से सैलाब आते हैं। सैलाब आने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, क्रॉप्स हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत नुकसान का फैक्टर है, इसका भी एक डेंजरस इफेक्ट होता है, ठीक है। हैबिटेट को ये चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग जब बारिश से पहले वो जो बिजली चमकती होती है, ठीक है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लाइटनिंग। ये लाइटनिंग जो है जब गिरती है दरख्तों के ऊपर तो ये किसकी वजह बनती है? जंगलात में आग लग जाती है इनकी वजह से, फिर वहाँ पे जो एनिमल्स मौजूद होते हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, जो प्लांट्स है वहाँ पे उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारे का सारा हैबिटेट। तो जो लाइटनिंग है ये बड़े पैमाने पे डिस्ट्रॉय कर देती है हैबिटेट्स को और फिर सालों लग जाते हैं दोबारा से अपनी उस ओरिजिनल शेप में वापस आने में, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, एक जंगल में अगर आग लग गई है और वहाँ पे जितने भी ट्रीज थे वो बर्न कर गए, वो जल गए हैं, तो दोबारा से उन दरख्तों को बनने में, उस जंगल को बनने में सालों लग जाएंगे। तो इसलिए इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है कि इसके बैड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जलजला, ठीक है। अब इसमें क्या
क्या होता है ज़लज़ले के सडन शॉक्स आते हैं, जो अर्थ प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, सडन शॉक्स आते हैं, उनकी वजह से चेंज हो जाते हैं कुछ एरियाज। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर कि 2005 में 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था जिसमें तकरीबन 70,000 लोग मर गए थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लॉस हुआ था, बहुत से लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। उसके अलावा जो एरिया था वो काफ़ी डैमेज हो गया था। तो ये जो अर्थक्वेक है ये भी एक बड़े पैमाने पे तबाही का बायस बनता है। तो ये कुछ हमारे पास ये नेचुरल डिज़ास्टर्स थे, ठीक है, और ये कुछ एबायोटिक फैक्टर्स थे। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि मिल के चेंजेस लाते हैं, तब्दीलियाँ लाते हैं, हैबिटेट को चेंज कर देते हैं, या उसका साइज बढ़ा देते हैं या कम करते हैं या उसको तबाह कर देते हैं।